हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.6 के लिए कुछ न्यू टॉपिक देखने जा रहे हैं। इसमें जो है आपको इक्वेशंस गिवन है, आपको किस तरह से सॉल्व करना है इन लीनियर इक्वेशंस को जो आपको गिवन होंगी विद द हेल्प ऑफ यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। सो यहाँ पर बेसिक जो मेथड यूज होगा वो होगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, राइट। और आपके पास क्वेश्चन किस तरह से आएगा, पूछा जाएगा यूजिंग मैट्रिसेस सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो आप इक्वेशंस को तो पहले भी सॉल्व करते आ रहे हैं प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन यहाँ पर एक्सरसाइज 4.6 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स में आपके पास एक न्यू वे है अपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, ये एक मेरे पास 3 इक्वेशंस हैं, राइट। सबसे पहले अपनी गिवन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखोगे, और वो कैसे, हर एक जो यहाँ पर वेरिएबल, हर एक वैल्यू जो है आपकी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखी जाएगी। और वो कैसे, लेट्स सी दिस। सो आपने 3 मैट्रिसेस लेकर चलने हैं हमेशा। एक मैट्रिक्स होगा A, एक मैट्रिक्स होगा X और एक मैट्रिक्स होगा B। सो यहाँ पर जो मेरे पास वेरिएबल्स हैं इन गिवन इक्वेशंस में वो हैं टोटल 3 वेरिएबल्स X, Y, Z। सो आपका वेरिएबल जो है उसकी पहचान आपको होनी चाहिए। X, Y, Z जो है आपके वो वेरिएबल है, उसको आप X मैट्रिक्स में इस तरह से लिखोगे X, Y, Z। अगर यहाँ पे सिर्फ 2 वेरिएबल्स होते X एंड Y, सो आप यहाँ पे सिर्फ X और Y लिखते, Z नहीं लिखते, राइट। सो यहाँ पे मेरे पास 3 वेरिएबल्स थे, तो मैंने अपनी 3 वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो X मैट्रिक्स के अंदर लिख दी है, राइट। नेक्स्ट अब आपको वेरिएबल्स के साथ जो वैल्यूज दिख रही हैं, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, -2 हो सकता है, यहाँ पर 1 हो सकता है, 0 हो सकती है वैल्यू, राइट। सो यहाँ पर होगी आपके वेरिएबल्स के साथ न्यूमेरिकल फिगर, राइट। सो उनको आपने इसी ऑर्डर में एज इट इज अपने A मैट्रिक्स में लिख देना है। सो यहाँ पर वैल्यू आएगी आपकी A1, B1, C1। सो पहली रो आपकी एज इट इज सेम, सेकेंड रो A2, B2, C2, थर्ड रो A3, B3, C3। आई होप आपको वैल्यूज कैसे लिखनी है, जैसे आपको इक्वेशंस दिख रही हैं वैसे के वैसे आपको वैल्यूज उठा के अपने मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिख देनी है। अब बात रही राइट हैंड साइड में जो आपके पास 3 वैल्यूज हैं, तो ये भी आपकी वैल्यूज जो हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी, राइट। यहाँ पे 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो उसको आपने जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज हैं उसको आपने B मैट्रिक्स में लिखना है। सो यहाँ पे D1, D2, D3। आई होप आपको ये बेसिक सा स्टेप समझ आ गया है। सबसे पहले हमें एक्चुअल में करना क्या है, इन गिवन इक्वेशंस को सिंपली मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से आपको कन्वर्ट करके लिखना है वो इस तरह से मैंने आपको बता दिया है। हमेशा आपको इस तरह से सॉल्व करना है, राइट। हमने सिर्फ इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है, हमने कुछ चेंजेस लेकर नहीं आए हैं। सो अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म से वापस अपना इन इक्वेशंस को वापस उन्हीं तरह से लिखना चाहें, मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद मेरी वही इक्वेशंस मुझे मिलेंगी। सो अपने मैट्रिक्स को इसी तरह से रखेंगे। सो आपका जो B मैट्रिक्स है वो राइट हैंड साइड ही लिखा जाएगा, X मैट्रिक्स को लेफ्ट हैंड साइड में इस तरह से लिखा जाएगा, और A मैट्रिक्स को यहाँ पर X मैट्रिक्स से पहले यहाँ पर लिखा जाएगा। क्योंकि जब आप इनको अब सॉल्व करोगे, मैट्रिक्स को प्रोडक्ट जब हम करते हैं 2 मैट्रिसेस का, जब यहाँ पर प्रोडक्ट होगा तो ओपन होकर बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आपको वैल्यूज मिलेंगी। सो मतलब कहने का ये हुआ कि आप अपनी इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में इस तरह से लिख रहे हैं, और यही चीज़ मैट्रिक्स को जब वापस से सॉल्व करोगे आपके पास अगेन यही रिजल्ट आएगा, ठीक है। सो हम इस चीज़ को इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको इसकी तरह से भी लिख सकते हैं, राइट। सो अल्टीमेटली ये क्या है आपका A, X, B। सो आपने इसको किस तरह से लिखा, AX = B। नेक्स्ट स्टेप आपका देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पे आप अपनी इक्वेशंस को सॉल्व क्यों कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं आप अपनी इक्वेशंस को वैल्यू लेकर आने के लिए। X की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, Y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं और Z की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। सो ये इक्वेशंस जो हैं आपने प्रीवियस क्लासेस में भी सॉल्व करी हुई हैं, लेकिन बहुत डिफरेंट मेथड से। या तो आप
एलिमिनेशन मेथड लगाते थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इक्वेशंस को सॉल्व किया जा सकता है एंड बहुत सारे मेथड्स हैं, राइट। लेकिन चैप्टर 4 क्लास 12 एक्सरसाइज 4.6 में आपको मैट्रिक्स की हेल्प से इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके दिखाना है विद द हेल्प ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, राइट। तो यहाँ पे हमने ये फाइंड आउट करनी है एक्स वाई जेड की वैल्यू मैट्रिक्स की फॉर्म में। सो जो आपकी इक्वेशंस हैं यहाँ पर वो एग्जैक्टली मैट्रिक्स की फॉर्म में आप उनको सॉल्व करोगे। सॉल्व क्या करना है आपको, वैल्यू के अल्टीमेटली एंड में चाहिए एक्स वाई जेड की वैल्यू। दैट मीन्स आप इस एक्स मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना चाहते हो। इस एक्स मैट्रिक्स के अंदर क्या वैल्यूज़ हैं, एक्स वाई जेड। सो आप इनको ही फाइंड करने के लिए जो अपना पूरा प्रोसेस है इस क्वेश्चन में लगाने वाले हैं वो सिर्फ इन्हीं वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए लगाने वाले हैं। लेकिन जो मेथड है वो कौन सा है, यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स निकालना पड़ेगा आपको यहाँ पर, और वो कैसे, यहाँ पर इक्वेशन जो आपकी ये जो इक्वेशंस है मैट्रिक्स की फॉर्म में इस तरह से लिखी गई हैं, जिसने कि आपको मैट्रिक्स की फॉर्म में इस तरह से एक इक्वेशन दे दी है, दैट इज ए एक्स इक्वल्स टू बी। ये ए भी एक मैट्रिक्स है, एक्स भी एक मैट्रिक्स है, बी भी एक मैट्रिक्स है, राइट। सो सबसे पहला स्टेप अब क्या है, आपको क्या चेक करना होता है कि आपका इन्वर्स एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम कौन से मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं अपनी इक्वेशंस को, इन्वर्स के मेथड से। इन्वर्स आपको कैसे पता चलता है कि किसी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता भी है या फिर नहीं, वो यही तरीका होता है कि आप अपने डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू से पता लगाते हैं। अगर वो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाता है तब तो क्या होता है कि ए इन्वर्स आपका एग्जिस्ट करता है। अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू इक्वल्स टू 0 के इक्वल आ जाती है, सो दैट मीन्स आपका जो है ए इन्वर्स वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो यहाँ पर हमारे पास आपने एक न्यू वर्ड सीखने को मिलेगा, कंसिस्टेंट इक्वेशंस क्या होती हैं और इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस क्या होती हैं। सो मेरे पास यहाँ पे 3 केसेस हैं। सो केस 1 जो है आपका वो एक्सरसाइज 4.6 में बहुत बार यूज़ होगा और मैक्सिमिकली यही यूज़ होता है बेसिकली। एंड केस 3 जो है आपका वो आपको देखने को ही नहीं मिलता है अपनी एक्सरसाइज 4.6 में यही। लेकिन अगर आप आर.डी. शर्मा की बुक उठाते हैं तो आपको केस 3 भी सॉल्व करने को मिलता है और आपको क्वेश्चन इस तरह से भी दिखते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे फोकस कर रही हूँ एनसीईआरटी के ऊपर। सो यहाँ पे एक्सरसाइज 4.6 में जो है आपका और जनरली क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते हैं वो केस 1 से आते हैं, राइट, जिसमें कि आपका ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा होता है और आपको प्रॉपर पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना होता है, राइट। सो यहाँ पर कंसिस्टेंट का मतलब तभी होगा कि अगर आपके ए डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 आएगी, राइट। इनकंसिस्टेंट से आपको क्या मतलब है कि जब आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल्स टू 0 आ जाती है, दैट मीन्स ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। और यहाँ पे केस 3 की बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले केस 1 को समझ लो अच्छे से। सो यहाँ पर तो बात ही खत्म हो जाती है कि आपके जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ चुकी है 0 और ए इन्वर्स आपका फाइंड ही नहीं हो सकता। यहाँ पर जब आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है और ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और यहाँ पर आपको मिलता है एक यूनिक सोल्यूशन, जबकि इनकंसिस्टेंट में आपके पास नो सोल्यूशन आता है, राइट। यहाँ पर देखो जब आपकी कंसिस्टेंट इक्वेशंस आती हैं तो आप फर्दर क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर आपके पास इक्वेशन कहाँ तक आपने पहुँचे थे, ए एक्स इक्वल्स टू बी। अब इतना पता चल चुका है कि जब ए इन्वर्स आपका एग्जिस्ट कर रहा है तो आप अपनी इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो ए इन्वर्स के साथ, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी, राइट। सो इतना आपको पता है कि ए इन्वर्स डॉट ए की वैल्यू क्या होती है, हमेशा आइडेंटिटी के इक्वल। सो इस पोर्शन को मैं क्या लिख सकती हूँ, आई। अब आई इंटू एक्स इक्वल्स टू ए इन्वर्स बी। अब यहाँ पे आइडेंटिटी इंटू एक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर कोई भी मैट्रिक्स आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आपको अगेन वही मैट्रिक्स मिलती है वैल्यू, राइट। सो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा एक्स और यहाँ पे राइट हैंड साइड ए इन्वर्स बी। तो x एक्चुअल में मैट्रिक्स में आपको वैल्यूज़ क्या मिलती हैं, x मैट्रिक्स जो है आपका होल्ड करता है x y z, जो आप अल्टीमेटली निकालना चाहते हैं वेरिएबल्स की वैल्यू अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करके, राइट। सो यहाँ पर आपके जो x की वैल्यू ही आप फाइंड कर रहे हैं, यही x मैट्रिक्स की वैल्यू आपको किस तरह से मिलेगी, इस तरह से। आपको अगर ए इन्वर्स की वैल्यू पता है और बी मैट्रिक्स आपको ऑलरेडी पता है, दैट मीन्स दिस वन, जो कि आपको इक्वेशंस के राइट हैंड साइड देखने से ही मिल जाएगी वैल्यू डायरेक्ट।
तो अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं A इनवर्स इंटू B, तो आपको क्या मिलती है वैल्यू अपनी एक्स वाई जेड, जो कि आप अपनी इक्वेशंस में फाइंड करना चाहते हैं, राइट। सो आपको जो सोल्यूशन मिलेगा इस तरह से मिलेगा। ये इक्वेशन आपको हेल्प करेगी अपना सोल्यूशन पाने के लिए, राइट। सो केस 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके केस 1 के ऊपर बेस्ड होते हैं, राइट। केस 2 के ऊपर आते हैं और केस 3 के ऊपर बात करते हैं। अब यहाँ पर केस 2 में क्या है कि इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस आपकी कब कहलाएंगी, जब आपके डिटर्मिनेंट A की वैल्यू इक्वल्स टू 0 आ जाती है। नेक्स्ट स्टेप, इसमें आप A इनवर्स तो डेफिनेटली फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सिर्फ इक्वेशंस गिवन है, आपको बस ये बताना है कि आपकी इक्वेशंस जो हैं क्या वो कंसिस्टेंट आ रही हैं या क्या वो इनकंसिस्टेंट आ रही हैं, तो आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर तो वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, तब आप क्या करेंगे, सिंपली आप लिख देंगे कि आपकी जो इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट हैं। अगर यही आपकी इक्वेशंस जो है उसका डिटर्मिनेंट निकालने पर वैल्यू इक्वल्स टू 0 आ जाती है, दैट मीन्स A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो आप डायरेक्टली लिख देंगे कि आपकी जो इक्वेशंस हैं वो इनकंसिस्टेंट है, राइट। सो अगर यही क्वेश्चन 2 मार्क्स से ज़्यादा पूछा जाता है, तब आपको केस 2 में क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक फर्दर स्टेप, एडजॉइंट A निकालना पड़ेगा, जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे B के साथ। तो अगर वो वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 आ रही है, तब आप क्या लिखेंगे कि आपकी जो इक्वेशंस हैं वो इनकंसिस्टेंट तो हैं ही, साथ में क्या है, इट हैज़ नो सॉल्यूशन। यही केस 3 क्या कहते हैं कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 0 के इक्वल तो आएगी ही, A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, लेकिन साथ में आपको फर्दर फाइंड आउट करनी है जब आपके ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और आपकी इक्वेशंस में वैल्यू आपको मिलेगी इनकंसिस्टेंट, राइट, और आपको वैल्यू मिलेगी डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स A इनवर्स आप फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन वो क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा मार्क्स का है, तब आपको फर्दर सॉल्व क्या करके दिखाना है, एडजॉइंट A की वैल्यू निकाल दो, मल्टीप्लाई कर दो B मैट्रिक्स के साथ। तो अगर वो वैल्यू इक्वल्स टू 0 आ जाती है, केस 3 में बात कर रही हूँ, क्योंकि केस 2 में वो वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 आएगी, तो उसका मतलब है सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन। यहाँ पर इक्वल्स टू 0 आएगी केस 3 में, क्यों, क्योंकि फिर आप उसको क्या लिखेंगे कि इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। सो यहाँ पर 3 केसेस में आपको जो है डिफरेंस पता चलना चाहिए। केस 1 यूनिक सोल्यूशन देगा आपको और उसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आएगी, और उसमें आप क्या कर सकते हैं, A इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आपको फाइंड क्या करनी है, इक्वेशंस के वेरिएबल्स फाइंड आउट करनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि आप इक्वेशंस में एक्स वाई जेड की ही वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, राइट। सो यहाँ पर बस मेथड कौन सा होगा, इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स मैट्रिक्स कैसे मिलेगी आपको वो वैल्यू, A इनवर्स मल्टीप्लाई विद B मैट्रिक्स। यही केस 2 में आपको क्या करना है, अगर आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है और आपका क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का है, तो आपको एडजॉइंट A इंटू B सॉल्व करके दिखाना पड़ता है इन बोथ द केसेस, राइट। सो एक्सरसाइज 4.6 NCERT में आपको केस 2 या केस 3 का ये जो पोर्शन है, एडजॉइंट A एडजॉइंट B तक आप पहुंचेंगे ही नहीं, राइट। सो यहाँ पर आपको लेकिन एक्सरसाइज 4.6 में क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में आप कर सकते हैं ट्राई, जहाँ पे आपके क्वेश्चंस जो है इनकंसिस्टेंट आपकी इक्वेशंस आएंगी, वहाँ पे आप ट्राई करके देख सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व्ड एग्जांपल सीखेंगे फॉर दिस एक्सरसाइज 4.6। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।